Now, air pollution caused 1 in 8 deaths in India last year. Yes, you heard that right. देश की राजधानी दिल्ली इस दुनिया की सबसे जहरीली राजधानी है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो आप इस तथ्य को सुनिए। हमारे देश की राजधानी दिल्ली प्रतिवर्ष 12,000 लोगों की जिंदगी को कालग्रास में ले जाती है इस जहर की वजह से। और एक और शॉकिंग न्यूज ये है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हमारे देश के 2 अन्य महानगर मुंबई और कोलकाता भी प्रतिवर्ष तकरीबन 10,000 लोग इस कालग्रास में चले जाते हैं इस जहर की वजह से। Caused 12.4 lakh deaths in India in the year 2017. That's last year. Of this, 6.7 lakh deaths were due to outdoor particulate matter and 4. तो आप ये देखिए कि सन 2010 से लेके 2025 के बीच में इस जहर ने देश के विभिन्न महानगरों में जितने लोगों की जिंदगी को खाया उसकी संख्या बहुत बहुत ज्यादा है। इन सब आंकड़ों को सुनकर शायद आप अभी भी ये कहें कि यार ये तो कोई इतने बड़े आंकड़े नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह संख्या सिर्फ उन लोगों की है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा इस संख्या के कई गुने में ऐसे लोग हैं जो इस जहर को प्रत्येक सेकंड अपने शरीर में लेते जा रहे हैं और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं होगा जब ये जहर उनके शरीर में घुलता घुलता इस कदर घुल जाएगा कि या तो उनका शरीर बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा या फिर उनका शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो अब आप ये यकीन कर सकते हैं कि जिस जहर को इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको के सामने उजागर करने आया हूं, वो जहर इतना खतरनाक है कि वो जहर जिन लोगों को मार चुका है वो तो अलग बात है, लेकिन जो लोग जी रहे हैं वो लोग भी समय के चलते धीरे धीरे इस कालग्रास में इस कदर समा जाएंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की पीढ़ियां विनाश की तरफ जा सकती है। इस गंभीर त्रासदी को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली इस पूरी दुनिया, इस पूरे यूनिवर्स की सबसे प्रदूषित राजधानी है। आप इन आंकड़ों के माध्यम से इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके साथ ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इन डाटाज को आप देखिए, आप यकीन कर पाएंगे कि इस दुनिया के बहुत बड़े मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी आज इस प्रदूषण के जहर में किस कदर घुल चुकी है। ये अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये जहर सिर्फ दिल्ली शहर में ही नहीं बल्कि दिल्ली NCR के इलाके में छोटे मोटे बहुत सारे शहरों में भी अपने पैर अच्छे तरीके से पसार चुका है। इन सब डाटाज को देखने के बाद अगर आप में से किसी को ऐसा लगे कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप जो देखेंगे उसको देखकर शायद आप इस बात पर यकीन कर पाएँ कि ये मैं नहीं बल्कि हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये आंकड़े बहुत ज़्यादा खौफनाक है। इन आंकड़ों को मापने के लिए जो AQI नामक प्रणाली इन्होंने बनाई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको आप देख सकते हैं। यह AQI ये बताती है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ की वायु आपके लिए कितनी लाभदायक है या फिर कितनी हानिकारक। इस AQI को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि AQI जो निकाली जाती है उसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर आप इस तरह से गौर करें। दरअसल में ये जो AQI है वो एक तरीके से औसत निकाला हुआ होता है। जो औसत निकाला जाता है वो PM2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और NO2 इन सब के एवरेज से निकाला जाता है। और
इन सबके एवरेज को निकालने के बाद ये देखा जाता है कि AQI किस लेवल पर है। अब आपको यहाँ ये बता देना जरूरी है कि AQI यदि 0 से 50 के बीच में है तो उसको इंसानी सांस के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यदि AQI 51 से 100 के बीच में जाता है तो इसको सामान्य की कैटेगरी में लिया जा सकता है। इसके अलावा यदि AQI 100 से और 200 के बीच में पाया जाता है तो फिर इसको दूषित हवा के रूप में देखा जाता है। आप इसको यूँ कह सकते हैं कि एक मानव शरीर के लिए ये AQI कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। और यदि AQI 200 से लेकर 250 तक पहुंच जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हवा है वो काफ़ी हद तक जहरीली हो चुकी है। लेकिन ठहरिए, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपके होश उड़ा सकता है, क्योंकि अगर AQI का लेवल 250 से 300 के बीच में चला जाए तो फिर हवा बहुत ज़्यादा जहरीली हो जाती है। ये मानिए कि एक इंसान की आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई तक अनुभव होने लगता है। लेकिन आपको सुनकर शायद भरोसा नहीं हो, या फिर मैं आपको ये यकीन कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे देश की जिस राजधानी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ उसका AQI लेवल 300 से पार भी मापा जा चुका है। आप यूँ समझिए कि 300 पार का मतलब हवा अत्यंत गंभीर हालत में है, यानी इंसान हर सेकंड जो सांस ले रहा है उसमें इतनी मात्रा में प्रदूषित कण उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं जो उसको बहुत बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। आइए हम इस जहर को और अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्री में हम जिस जहर की बात कर रहे हैं वो है एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वायु प्रदूषण इतना खतरनाक हो सकता है? तो जी हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम इसका और डिटेल में जाएं, एक बार हम आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। जैसा कि आपने किताबों में पढ़ा होगा कि हमारा वायुमंडल 71% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसके साथ ही इसमें छोटी मोटी और गैसों का भी मिश्रण रहता है। अब मैं आपको यहाँ क्लियर करा देना चाहता हूँ कि जिस PM2.5 और PM10 की मैंने बात की थी उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि PM2.5 में बिल्कुल छोटे छोटे कण आते हैं। छोटे छोटे कण जो कल कारखानों से निकले धुआं, वाहनों से निकले धुआं से बनते हैं, और वो कण जब इस वायुमंडलीय गैसों में मिलते हैं तो पूरा का पूरा क्लाइमेट प्रदूषित होने लगता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि PM10 में थोड़े से बड़े कण आते हैं जिनको हम स्थूल कण कहते हैं। आप ये मान के चलिए कि सड़क निर्माण के दौरान जो रेतीली धूल कण फैलते हैं या उड़ते हैं वो PM10 में आ जाते हैं। और PM2.5 और PM10 ये दोनों ही धीरे धीरे इस वातावरण में मिलते रहते हैं, और उसके बाद हमारी वायुमंडलीय गैसों के जो ऑर्गेनिक मिश्रण में इस तरह के ये उत्सर्जित पदार्थों के प्रदूषित कण मिलते हैं। उस वजह से पूरा का पूरा क्लाइमेट दूषित हो जाता है। आइए आगे हम बात करते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये जो जहर फैला हुआ है उसका एक्चुअल रीजन क्या है। तो देखिए, इसको मैंने कई श्रेणियों में डिफाइन करा है। तो इनमें सबसे पहला जो कारण है वो है वाहनों से निकलने वाला धुआं। मैं पूरे देश के डाटा आपको नहीं बता करके देश की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 दशक में देश की राजधानी में सड़कों पर घूमने वाले वाहनों की संख्या में 21% तक की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश की राजधानी में 1.22 करोड़ रजिस्टर्ड वाहन हैं जो सड़कों पर घूमते रहते हैं। इसके अलावा दूसरा और सबसे जो मेजर इफेक्ट माना जाता है
वो माना जाता है कि कल कारखानों से और बिजली संयंत्रों से निकला गए प्रदूषित गैसें, जितने भी इंडस्ट्रीज एरियाज हैं उनमें जितने भी कारखाने हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है वो, और बिजली संयंत्रों से जो प्रदूषित गैसें निकलती है क्लाइमेट को पोल्यूट करने में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो तीसरा कारण माना जाता है वो है हरियाणा और पंजाब के इलाके में किसानों के द्वारा पराली जलाना। इसके अलावा चौथा और एक और मेजर कारण माना जाता है वो माना जाता है निर्माण कार्य। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो आंकड़ा है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। सन 2020 में तकरीबन 2.25 लाख निर्माण इकाइयाँ कार्यरत थी। यह आंकड़ा बढ़कर 2021 में तकरीबन 2.25 लाख के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा एक और कारण समझ में आता है कि दिल्ली ऑब्वियसली इतना बड़ा इलाका है और इतनी बड़ी आबादी, जब रोज़ सुबह से शाम अपना खाना बनाने के लिए जो ईंधन जलाती है, इतने सारे चूल्हे वगैरह जलते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वो धुआं भी धीरे धीरे इस वातावरण को पोल्यूट करता है। इस वीडियो में यहाँ तक आने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश के विभिन्न इलाकों में एयर पोल्यूशन का ये जो जहर फैला है उसका इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है, और अगर हमने समय रहते उपाय नहीं किए तो ये हालत किस लेवल तक जा सकती है। तो देखिए, ये जो एयर पोल्यूट है वो लोगों की एक ऐसी मजबूरी हो गई है कि अगर हवा वहाँ की प्रदूषित है तो वो आपके शरीर में जाने से नहीं रुक सकती, क्योंकि आपको सांस हर हालत में लेना है। और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि ये जो एयर पोल्यूशन है वो सबसे बड़ी बीमारियां पैदा करता है, वो सांस लेने वाली बीमारियां ही पैदा करता है। अस्थमा, इसके अलावा ब्रांकाइटिस और लंग्स कैंसर भी शामिल है। इसके अलावा जो दूसरे डिजीज़ देखने को मिलते हैं वो हार्ट से संबंधित होते हैं, जिनमें हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, धमनियों में संकुचन और कई मामले में दिल की विफलता। ये जो एयर पोल्यूशन है वो ना सिर्फ सांसों और हृदय को प्रभावित करता है बल्कि इंसान के माइंड, मस्तिष्क को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो एक शोध के अनुसार धीरे धीरे उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर्स और थकी हुई मेमोरी, ये सारे इफेक्ट उसके शरीर पर धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। आइए अब हम इस एयर पोल्यूशन के जहर के समाधान के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला काम है सार्वजनिक ट्रैफिक या सार्वजनिक ट्रैवलिंग में भरोसा करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम निजी वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा सड़क पर लेके आएंगे तो ओवरक्राउड भी होगा और उन वाहनों से निकलने वाला धुआं काफ़ी हद तक इस शहर को ज़्यादा स्प्रेड करेगा। आ रही है और ना ही हमारे पास कोई टिकट है ना ही पैसे हैं, लेकिन इससे पहले आप मेलबर्न पुलिस को टैग करके इन्फॉर्म करो। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेलबर्न के सेंट्रल एरिया में सारी ट्राम्स फ्री होती हैं। यहाँ पर हर किसी के लिए हर वक्त फ्री ट्राम्स। इसके पीछे एक रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ओवर क्राउडिंग को मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि जब एक इंसान यहाँ खड़ा होता है या चल कर जाता है तो सिर्फ इतनी स्पेस चाहिए होती है। इसके अलावा तीसरे कोच के बारे में मैंने बात की थी कि पंजाब और हरियाणा के इलाकों में जो पराली जलाई जाती है तो किसान चूँकि खेती करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि जो खाली एरियाज हैं उनमें गहरे खड्डे खोद करके यदि उस पराली को उसमें दफन कर दिया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कल कारखाने, थर्मल प्लांट्स और बिजली संयंत्रों से निकले गए प्रदूषक। जिस देश के बहुत सारे वैज्ञानिक अमेरिका में जाके झंडे गाड़ रहे हैं, क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप कुछ एंटी पोल्यूशन की ऐसी टेक्निक्स लेके आए जो इन कल कारखानों से निकले हुए प्रदूषकों, थर्मल प्लांटों और बिजली संयंत्रों से निकली गई जहरीली गैसों, इन सब के एंटी के रूप में काम करे, इनको कम कर सके और बहुत सारे मामलों में इनको ख़त्म कर सके। इसके अलावा एक और प्रयोग प्लांटेशन, जी हाँ। इसके अलावा
आपने शायद गौर नहीं करा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के बहुत सारे देशों की छतों पर आपको सोलर पैनल मिलते हैं। तो इसको भी बढ़ावा देना चाहिए। हमको प्रत्येक घर पर ये कोशिश करनी चाहिए कि सोलर पैनल का हम उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस डॉक्यूमेंट्री में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिखाता है कि आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री में मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप इन चीज़ों पर अमल करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप तक ये बात पहुंचाने में। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।